हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के सारे ही कॉन्सेप्ट्स। स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द ग्रुप वन एलिमेंट्स। द ग्रुप वन एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर दीज आर लिथियम, इनके सिंबल्स भी याद रखना है। सो Li, sodium that is Na, potassium that is K, rubidium Rb, cesium that is Cs, and francium that is Fr. Out of these, francium is radioactive, and yeah, these are the elements of group 1 in order. इनका ऑर्डर याद रखना है, इनके सिंबल्स भी याद रखना है। एंड या कंटिन्यू करते हैं। द ग्रुप वन एलिमेंट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड द एल्कली मेटल्स। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दे बिलोंग टू द ग्रुप वन, इनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल इज NS1। जैसे लिथियम का एटॉमिक नंबर अगर याद करोगे तो 3 था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s1। देन सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, सो इट इज 1s2 2s2 2p6 and 3s1। और इन जनरल मतलब इन शॉर्ट यू कैन ऑल्सो राइट इट एज नियॉन, बिकॉज ये अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन आया इतना कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का रहेगा, फॉलोड बाय 3s1। अब नियॉन के बाद आर्गन आता है, सो पोटेशियम के लिए शॉर्ट में वी कैन राइट आर्गन एंड 4s1। आर्गन के बाद रहता है इट्स हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन, सो क्रिप्टॉन, एंड फिर आएगा 5s1। देन देयर इज जेनॉन एंड 6s1। एंड फ्रेंशियम के लिए द इनर noble gas core will be of radon, so Rn and 7s1। so in general you can see that the outer electronic configuration for all of them is ns1, and because the last electron is entering into the s orbital, इसलिए इन एलिमेंट्स को बोला जाता है s ब्लॉक एलिमेंट्स। s ब्लॉक एलिमेंट्स में तुम्हारा ग्रुप 2 भी आएगा, बट स्पेसिफिकली इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द ग्रुप 1 एलिमेंट्स। बढ़ते आगे, these are some physical properties that we need to talk about। इसमें हमने outer electronic configuration के बारे में बात किया। सबका outer electronic configuration is of the type NS1, and इनका जो actual electronic configuration है वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। So yes, remember the elements, remember their symbols, remember the sequence, their electronic configuration, and yes, that's the first physical property that we discussed। Atomic and ionic sizes, ये सब फ्रेंड्स हमने पीरियोडिक टेबल में एक बार पढ़ लिए हैं। एज यू गो डाउन द ग्रुप अटोमिक साइज बढ़ने वाला है, बिकॉज एक एक एक्स्ट्रा शेल तुमने ऐड किया। सो अटोमिक साइज और अटोमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब फिलहाल ग्रुप की बात कर रहे हैं तो सिर्फ डाउन द ग्रुप के बारे में कमेंट किया है, बट वी हैड आल्सो स्टडीड दैट एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में ऐड होते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन्स के साथ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, एंड एटॉमिक साइज विल डिक्रीज एज यू गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। सो लिख लेते हैं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट along a period। एंड या दैट्स द कमेंट अबाउट एटॉमिक साइजेस। अब आयनिक साइज के बारे में कमेंट करेंगे, तो आयनिक साइज का ऐसा था कि ग्रुप वन एलिमेंट्स अपना आउटर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एंड व्हेन दे डोनेट द आउटर इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म द कटायन। अब कटायन में ऐसा रहेगा, मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, सो देयर आर 11 प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, एंड आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स है देवर आल्सो 11 इलेक्ट्रॉन्स। जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाएगा बाय सोडियम, तब आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में, तुम आउटर मोस्ट नहीं बट वॉट एवर ऑर्बिट्स आर देयर इन सोडियम, इनमें टोटल रहेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। पहले 11 प्रोटॉन्स पुल कर रहे थे 11 इलेक्ट्रॉन्स को, अब 11 प्रोटॉन्स पुल करेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स को। क्योंकि कम इलेक्ट्रॉन्स है और प्रोटॉन्स ज्यादा है, इसलिए हर इलेक्ट्रॉन के ऊपर पुल बढ़ जाएगा, एंड कटायन का साइज जितना होना चाहिए उससे कम हो जाएगा। सो एक तो एक ऑर्बिट तुमने कम किया व्हेन यू वर डोनेटिंग दैट इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से भी साइज कम होगा। एंड मान लो उस आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स बच भी गए, तो भी न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से कटायन का जो साइज रहेगा दैट विल बी लेसर देन दैट ऑफ द पेरेंट एटम। सो या दैट्स अ रिपीटेड डिस्कशन। ये सारे डिस्कशंस वंस अगेन पीरियोडिक टेबल में आपने किए ही होंगे, बट इन केस यू डोंट रिमेंबर आई हैव डिस्कस्ड इट अगेन। कटायन का जो साइज रहेगा, बिकॉज ऑफ मोर अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस, कटायन का साइज पेरेंट एटम के कंपेयर में कम रहेगा। एंड एज यूजुअल कटायन का भी जो साइज रहेगा, कटायन साइज और कटायन रेडियस विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ऐसा इसलिए बिकॉज यू आर एडिंग वन शेल एज यू गो डाउन द ग्रुप, तो जितना शेल्स ऐड करोगे उतना कटायन का रेडियस भी बढ़ने ही वाला है। बढ़ो आगे विद द नेक्स्ट प्रॉपर्टी दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। जितना तुम नीचे जाओगे ग्रुप में, उतना एटम का साइज बढ़ेगा
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ही दूर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना दूर जाएगा उतना वो लूजली हेल्ड रहेगा और उतना कम एनर्जी लगेगा आयनाइज करवाने के लिए. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Once again, these are very general properties and general concepts जिसका डिस्कशन पीरियोडिक टेबल में एक बार हो चुका है. But for all those of you who do not remember, I am repeating the reasons again. So once again, as you go down the group, किसी भी ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाओगे तो आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा. इससे न्यूक्लियस का और आउटर इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन कम होगा. इससे इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड रहेगा और एनर्जी उतना कम रिक्वायर्ड रहेगा फॉर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस एज यू गो डाउन द ग्रुप. बढ़ो आगे. द नेक्स्ट वन इज हाइड्रेशन एंथैल्पी. अगर कोई भी कटायन है, मान लो कोई भी X प्लस करके कटायन है, एंड इसे अगर तुमने पानी में डाला तो वाटर में HOH, H पर डेल्टा प्लस और O पर डेल्टा माइनस रहता है. दिस डेल्टा माइनस एंड X प्लस दे अट्रैक्ट वन अनदर, और हर कटायन वाटर के साथ सराउंड होके एक हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है. अब हाइड्रेट फॉर्मेशन में तुमने इवेंचुअली बॉन्ड्स फॉर्म किए. These are not bonds that are formed by sharing of electrons, but a type of electrostatic attraction does form a bond. It's a physical bond only between oxygen and the cation. So कोई भी cation हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है, मींस इट विल सराउंड इटसेल्फ विद वाटर पार्टिकल्स. इस प्रोसेस में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ, एंड बिकॉज देयर इज बॉन्ड फॉर्मेशन हैपनिंग, एनर्जी विल बी लिबरेटेड. ये जो एनर्जी लिबरेट होता है इसे कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी. सो हाइड्रेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द हाइड्रेट फॉर्मेशन. अब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करेगा कि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कितना बना. अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा. ये हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड करता है ऑन द चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. अब अगर ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देखेंगे तो इनका जो कटायन बनेगा दैट विल बी Li प्लस फॉलोड बाय Na प्लस फॉलोड बाय K प्लस एंड दैट कंटिन्यूज फर्दर. K के बाद जो एलिमेंट्स थे वो यहां पर है. They are rubidium, cesium and francium. So Rb plus, Cs plus and Fr plus. That is how the cations will form. वो सब लिखा नहीं है, फिलहाल 3 ही लिखे हैं. अब सबके ऊपर चार्ज तो उतना ही है. All of them have a charge of +1 only. But charge density मतलब like I said, it is charge by volume. अब वॉल्यूम जो है, साइज में हमने कहा था कि सोडियम बड़ा रहेगा, पोटेशियम और भी बड़ा रहेगा. साइज लिथियम का कम रहेगा तो वॉल्यूम लिथियम का सबसे कम रहेगा. तो चार्ज बाय वॉल्यूम करेंगे, मतलब चार्ज डेंसिटी देखा जाए तो लिथियम का मैक्सिमम रहेगा, सोडियम का कम रहेगा एंड पोटेशियम का और भी कम रहेगा. बिकॉज लाइक आई सेड हर एक का चार्ज उतना ही है +1. एंड वॉल्यूम में देखा जाए तो लिथियम का वॉल्यूम सबसे कम, सोडियम का थोड़ा ज्यादा, पोटेशियम का और भी ज्यादा. तो चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम आएगा लिथियम के लिए. सो आई सेड हाइड्रेशन एंथैल्पी डिपेंड्स ऑन द चार्ज डेंसिटी. चार्ज डेंसिटी लिथियम का ज्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी लिथियम का सबसे ज्यादा रहेगा, फॉलोड बाय सोडियम, फॉलोड बाय पोटेशियम एंड दैट कंटिन्यूज फर्दर. कहने का मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. सो ये ट्रेंड याद रखना. जो कमेंट हमने किया वो ये था कि लिथियम का हाइड्रेशन एंथैल्पी मैक्सिमम रहेगा. तो जो लिथियम के सॉल्ट्स रहेंगे दे विल बी द मोस्ट हेवीली हाइड्रेटेड. इसका एक एग्जांपल याद रखना. लिथियम क्लोराइड LiCl is hydrated and it exists as LiCl.2H2O. This is how the hydrate of lithium chloride is formed. So yeah, that is something about the next physical property, that is hydration enthalpy. NCERT में उन्होंने एक टेबल इस तरीके से दे के रखा है. एज यूजुअल आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज याद रखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जो भी एक रिलेटिव कंपैरिजन है वो आपको याद रखना है. सो एटॉमिक नंबर तो ठीक है, ये हर एलिमेंट का अपने आप ही याद हो जाएगा व्हेन यू डू द पीरियोडिक टेबल. एटॉमिक मास, it's expected to some extent that you remember, like lithium में atomic mass अगर 7 आया तो there are 3 protons and 4 neutrons. वैसे सोडियम के लिए atomic mass 23 रहेगा, so there are 11 protons and 12 neutrons. You can read that for all other elements also, और at least up till lithium, sodium, potassium तक याद रखोगे तो काफी रहेगा कि किसमें कितने न्यूट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स रहते हैं. इफ इट्स नोन टू यू इट्स गुड. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हर एक का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 आएगा. Something that we had already done. Ionization enthalpy, we commented that ionization enthalpy decreases down the group. इसका रीजन था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाता है, it will be loosely held as it goes away from the nucleus, and जितना दूर रहेगा उतना
एनर्जी रिक्वायरमेंट कम रहेगा निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. सो आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस बिकॉज इलेक्ट्रॉन गोज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. यहाँ पे नेगेटिव दिखाया है, but for the higher elements the values often are ignored. We don't account for them in our discussions. We don't discuss about the values of the heavier elements. So yes, you can check it up till here that ionization enthalpy decreases down the group. Hydration enthalpy के बारे में भी मैंने comment किया. Hydration enthalpy will decrease down the group because hydration enthalpy depends purely on charge density. चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा बिकॉज स्ट्रॉन्गर हाइड्रेट्स विल गेट फॉर्म्ड. स्ट्रॉन्गर हाइड्रेट्स इसलिए फॉर्म होते हैं बिकॉज मोर एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन द चार्ज डेंसिटी इज हाई. सो हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. इन केस यू आर वंडरिंग व्हाई इट इज अ नेगेटिव साइन, ये रूल हमने पहले भी पढ़ा है दैट डेल्टा एच इज पॉजिटिव व्हेन एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड एंड व्हेनेवर एनर्जी इज एमिटेड डेल्टा एच इज नेगेटिव. हाइड्रेशन एंथैल्पी में मैंने कहा कि जब हाइड्रेट फॉर्मेशन होगा तब एनर्जी लिबरेट होगा और ये लिबरेटेड एनर्जी है इसलिए तुम्हारा नेगेटिव आया. सो यस, डाउन द ग्रुप मैथमेटिकली अगर तुम कहोगे तो -506 इज लेसर देन -406, बट हम इसको मैग्नीट्यूड में ही देख के बात करते हैं. मैग्नीट्यूड में माइनस सिर्फ इसलिए आया बिकॉज ये एमिट हुआ था, बट ओवरऑल वैल्यू जब कंपैरिजन के लिए लेंगे तब 506 ही कंसिडर करेंगे एंड दैट इज बिगर देन 406. So we say that hydration enthalpy of lithium is greater than that of sodium, greater than potassium, greater than rubidium, greater than cesium. In short, hydration enthalpy negative रहेगा and it will decrease down the group. So ये wordings, ये पूरा discussion ध्यान में रखना the way it is done. बढ़ो आगे. Metallic radius, ये तुम्हारा size down the group increase होगा because एक extra orbit add हुआ. So that's the very observation you see here. Same comment is for ionic radius. It increases down the group. Whereas तुम metallic radius and ionic radius compare करोगे तो कटायन का रेडियस पेरेंट मेटल के कंपेयर में छोटा है. इसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया एंड दैट इज ट्रू फॉर ऑल द एटम्स दैट कटायन विल बी स्मॉलर देन द पेरेंट मेटल. बढ़ो आगे. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग पॉइंट में इट्स डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. But there's no clear, okay, there is a clear trend here, but we don't generally remember the order for melting point and boiling point. Order है यहाँ पे, it is decreasing down the group, so that's an observation. Boiling point decreases down the group. Once again, melting and boiling points के trend पे past papers में इतने questions आए नहीं हैं, so ठीक है, if it's only about writing a test on group 1, for the time being you can remember it, but for the long term, melting and boiling point के order पे इतने questions आए नहीं हैं. बढ़ो आगे. डेंसिटी का नॉर्मल ट्रेंड इन द पीरियोडिक टेबल इज डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस. तो यहां पर भी वही ट्रेंड है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेस. एक एक्सेप्शन आएगा दैट पोटेशियम का डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ सोडियम. सो ये एक प्रॉपर्टी याद रख लेना. इन जनरल डेंसिटी इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड द एक्सेप्शन दैट यू फाइंड इन ग्रुप 1 इज दैट डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज लेसर देन द डेंसिटी ऑफ सोडियम. सो ये तुम्हारा जनरल ट्रेंड फॉर ऑल ग्रुप्स इन द पीरियोडिक टेबल. एंड अगर कोई एक्सेप्शन आएगा तो एक्सेप्शंस याद रखेंगे. ये वाला एक्सेप्शन याद रख लेना दैट पोटेशियम हैज अ डेंसिटी लोअर देन दैट ऑफ सोडियम एंड दिस इज एन ऑब्जर्वेशन दैट गोज अगेंस्ट द ट्रेंड. द ट्रेंड इज डेंसिटी विल इंक्रीज डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स देख लो. एसआरपी वैल्यूज का कॉमेंट ऐसा था. देखो एसआरपी वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. एसआरपी का फुल फॉर्म इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. पोटेंशियल मतलब एबिलिटी एंड रिडक्शन मतलब रिड्यूस होने का एबिलिटी. तो रिड्यूस होने का एबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा. अल्कली मेटल्स, ये ग्रुप 1 मेटल्स जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, इनका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव नहीं नेगेटिव आएगा. अगर एसआरपी पॉजिटिव रहता तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव मतलब एबिलिटी टू रिड्यूस पॉजिटिव रहता एंड जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा एबिलिटी रहेगा टू अंडरगो रिडक्शन. एंड एसआरपी नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इनका एबिलिटी रहेगा टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा एबिलिटी रहेगा टू गेट ऑक्सीडाइज्ड. अब नोटिस करोगे आयनाइजेशन एंथैल्पी. ऑक्सीडाइज होना मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना. आयनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस. सो ऑक्सीडाइज होने का मतलब इलेक्ट्रॉन देने का मैक्सिमम एबिलिटी सीजियम का रहेगा. तो सीजियम का एसआरपी शुड हैव बीन द मोस्ट नेगेटिव. फिर उससे कम नेगेटिव होना चाहिए था रुबिडियम का, कम नेगेटिव पोटेशियम,
कम नेगेटिव सोडियम एंड सबसे कम नेगेटिव होना चाहिए था लिथियम का। बट ट्रेंड नोटिस करोगे तो लिथियम का एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा नेगेटिव है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हाइड्रेशन एंथैल्पी के बारे में मैंने बात किया तब हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का सबसे ज्यादा था। जब भी ये ग्रुप वन एलिमेंट्स ऑक्सीडाइज होंगे, जैसे मान लो लिथियम है, इफ लिथियम ऑक्सीडाइजेस गिविंग Li प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, तो Li प्लस गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, Li प्लस विल फॉर्म द हाइड्रेट ऑल्सो। अगर ये सब ऑक्सीडेशन तुम्हारा वाटर के प्रेजेंस में रहेगा तो Li प्लस बनने के बाद वो अपना हाइड्रेट भी फॉर्म करेगा, एंड हाइड्रेट फॉर्मेशन के टाइम हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव है। तो जो भी तुम्हारा आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा था वो बैलेंस हो जाएगा बाय द वेरी हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन के लिए तुमने एब्जॉर्ब तो किया काफी ज्यादा एनर्जी, बट करस्पॉन्डिंग हाइड्रेशन के टाइम तुमने बहुत ज्यादा एनर्जी एमिट भी किया। इन दोनों का साथ में अगर देखा जाए तो ऐसा है कि Li प्लस का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा फेवरेबल है, एंड दैट इज व्हाई Li prefers to give away an electron much more readily than the other group 1 elements। इसलिए SRP लिथियम का काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि लिथियम का SRP बहुत ज्यादा नेगेटिव क्यों है, तो इसका रीजन ऐसा देना दैट Li प्लस हैज अ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। बिकॉज लिथियम हैज अ हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसलिए Li प्लस का फॉर्मेशन फेवरेबल है, इसलिए लिथियम इलेक्ट्रॉन रेडिली देता है, और इसलिए एसआरपी ऑफ लिथियम बहुत बहुत ज्यादा नेगेटिव है कंपेयर टू द एसआरपी वैल्यूज ऑफ द अदर ग्रुप वन एलिमेंट्स। द जनरल ट्रेंड बियॉन्ड दिस इज गोइंग टू बी फॉलोड। मैंने कहा सीजियम का एसआरपी, सीजियम का एसआरपी वैल्यू शुड बी द मोस्ट नेगेटिव। ये मोस्ट नेगेटिव है। आई नो यहां पर भी एक एक्सेप्शन आ गया, बट इस एक्सेप्शन के बारे में वापस बात नहीं करते बिकॉज सीजियम अगेन बिकम्स अ हेवियर एटम, एंड हेवियर एटम्स के इन प्रॉपर्टीज के बारे में ज्यादा कमेंट रहता नहीं है। सो यू कैन इग्नोर दिस फॉर नाउ। ऑल्सो यू कैन सी कि ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही है। देयर इज अ स्लाइट रिडक्शन बट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल ओनली, बट ओवरऑल ट्रेंड यहां पे देखोगे तो फॉलो होगा। एज यू गो डाउन द ग्रुप the SRP values are becoming more and more negative, indicating that there is a more ability to get oxidized for the lower elements। and ये evident था because lower elements में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है, लूजली हेल्ड है, तो इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम हुआ। so yes, SRP values had to become more and more negative as you go down the group, with a slight exception here। so you can ignore this and remember this trend। बढ़ते हैं आगे। अकरेंस को लेके ज्यादा क्वेश्चंस पूछते नहीं है, सो यू कैन कंप्लीटली इग्नोर दैट अकरेंस पार्ट व्हिच इज मेंशन्ड हियर। सो या दैट कंप्लीट्स द डिस्कशन अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज। बढ़ते आगे। एल्कली मेटल्स का आइडेंटिफिकेशन कैन बी डन बाय द फ्लेम टेस्ट्स। एल्कली मेटल्स को अगर एक फ्लेम में बर्न करोगे तो हर एल्कली मेटल अपना अलग कलर देगा, एंड कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा एल्कली मेटल प्रेजेंट है। सो लिथियम गिव्स अ क्रिम्सन रेड कलर टू द फ्लेम, सोडियम गिव्स अ येलो कलर्ड फ्लेम, potassium gives a violet colored flame, rubidium gives a red violet color flame, and cesium gives a blue color flame। ये कलर्स याद रख लेना। you need not remember the lambda values। कौन सा वेवलेंथ एब्जॉर्ब या एमिट हुआ इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछते नहीं है, बट वेरी 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 रेयरली दे माइट आस्क यू विच एलिमेंट शोज विच कलर फ्लेम। so colors याद रख लेना, and the only fact you need to know for the long term is that alkali metals all of them can be identified by the flame test। so yeah, बढ़ो आगे। ऑक्सीजन के साथ हर एलिमेंट रिएक्ट करेगा, हर एलिमेंट का रिएक्ट करने का अलग तरीका होगा। जैसे लिथियम एंड ऑक्सीजन दे विल रिएक्ट फॉर्मिंग द मोनोक्साइड, सो यू गेट Li2O व्हेन लिथियम एंड ऑक्सीजन रिएक्ट। अगर बैलेंसिंग करोगे तो यहां पर 2 आएगा और यहां पर 4 आएगा। so lithium has an ability to form the monoxide, whereas sodium has a higher ability to form the peroxide। so Na plus O2 that will give Na2O2, एंड बैलेंसिंग करेंगे तो 2Na plus O2 will give Na2O2। इसका स्ट्रक्चर रहेगा एज NaOO Na, एंड ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर आएगा, सो दैट इज द ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ Na2O2। Li2 का भी अगर लिख लोगे तो इट विल बी Li, इट्स लाइक H2O ओनली, एंड ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर आएगा, बिकॉज ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, 4 बचेंगे। So yeah, that's Li2O, that's Na2O2। Once again, lithium has a higher ability to form the monoxide, sodium has a higher ability to form the peroxide, whereas the higher elements rubidium,
potassium and cesium, they have the ability of forming the superoxide. Superoxide मतलब for example it's potassium plus O2, they will form KO2. इसका ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर अच्छे से समझ के रखना. ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दैट्स द स्ट्रक्चर ऑफ O2. हर ऑक्सीजन के ऊपर एक एक लोन पेयर आएगा. अगर एक सिंगल बॉन्ड हम तोड़ दे, if you break one single bond, there will be a single bond between the two oxygen atoms. This will get an odd electron, this will get another odd electron. पोटेशियम आएगा और पोटेशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट किया जाएगा टू वन ऑफ द ऑक्सीजन्स. सो पोटेशियम डेवलप्स अ प्लस चार्ज, दिस ऑक्सीजन डेवलप्स अ माइनस चार्ज. ये माइनस चार्ज यहां रेजोनेट करते रहेगा. You can give one electron over here and then the odd electron will be here and the minus charge will be here, and that is how resonance will occur in the structure of oxygen over here. ये तुम्हारा सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर. सुपर ऑक्साइड्स का जो कलर रहता है, तुम्हारा मोनोक्साइड एंड पेरोक्साइड या तो व्हाइट रहेगा या तो कलरलेस रहेगा. सुपर ऑक्साइड्स आर ऑफन ऑरेंज और येलो इन कलर. सुपर ऑक्साइड्स में तुम्हारा एक जगह पे ऑड इलेक्ट्रॉन आया. So because of the presence of odd electrons, superoxides are also paramagnetic in nature. Also superoxides में हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना सीख लो. पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +1. नाउ देयर इज अ -1 चार्ज ऑन अ टोटल ऑफ 2 ऑक्सीजन एटम्स. अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने x माना, तो टोटल देयर आर 2 ऑक्सीजन एटम्स. 2x इज द टोटल चार्ज which should be equal to -1. So x का वैल्यू आएगा -1/2 and that -1/2 becomes the oxidation state of oxygen atom in the superoxide. तो सुपर ऑक्साइड्स के बारे में ये सारे प्रॉपर्टीज याद रखना. एक तो पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आर द ओनली एलिमेंट्स दैट विल फॉर्म द सुपर ऑक्साइड. सुपर ऑक्साइड का स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा जहां जो पोटेशियम रहेगा या रुबिडियम या सीजियम रहेगा, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आएगा. ऑक्सीजन का बाय द एंटायर कैलकुलेशन ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा -1/2. सुपर ऑक्साइड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इनका कलर ऑरेंज या येलो रहता है, whereas these are either white or colorless. That is the monoxide and peroxides. They are either white in color or they are colorless. So ये थोड़ा हमारा डिस्कशन था about reactivity with oxygen of the group 1 elements. बढ़ो आगे. रिएक्टिविटी विथ नाइट्रोजन, यहाँ पे एक बहुत peculiar fact है जो तुम्हें याद रखना है. Lithium and nitrogen do react. They form lithium nitride, that is Li3n. But except lithium, ग्रुप 1 में लिथियम के अलावा और कोई भी एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म नहीं करता. नो अदर एलिमेंट एक्सेप्ट लिथियम इन ग्रुप 1 reacts with nitrogen. So other elements of group 1, they do not combine with nitrogen to form any nitride. ये तुम्हारा रिएक्टिविटी विथ नाइट्रोजन का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना. बढ़ते आगे. रिएक्शन विथ वाटर, हर एलिमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करके करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा. सो इफ M इज द मेटल प्लस यू मेक इट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर को ब्रेक करो एज H+ एंड OH-. M में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, M का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, H+ को मिलेगा, सो इट सिंपली बिकम्स H एंड देन M कंबाइंस विद OH. दिस फॉर्म्स MOH, दैट इज द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, प्लस जो H बाहर आया था यू कैन राइट इट एज हाफ H2. You can multiply throughout by 2 and 2 से multiply करके 2M plus 2H2O becomes 2MOH. So yeah, that's the reaction with water. All the alkali metals have the ability of reacting with water. On reacting with water, they will form the corresponding hydroxide. जैसे LiOH या NaOH या KOH, ये corresponding hydroxide form होगा and hydrogen liberate होगा. So that is how alkali metals are going to react with water, forming the hydroxide and liberating hydrogen. बढ़ो आगे. देयर इज समथिंग कॉल्ड फजन रूल. फजन रूल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ के रखना. अगर मान लो छोटा कटायन और बड़ा एनायन, छोटा कटायन और बड़ा एनायन अगर आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने का ट्राई करेंगे, मतलब कटायन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एनायन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा. मैंने कहा कटायन छोटा है, एनायन बड़ा है. अब ऐसा है कि कटायन अगर छोटा रहेगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक में रहेगा एंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल होगा. बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट करना मुश्किल है, यहां पर आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. छोटा कटायन इलेक्ट्रॉन देने के बदले इलेक्ट्रॉन शेयर करना ज्यादा प्रेफर करेगा, इसलिए छोटे कटायन में बॉन्ड्स ज्यादातर कोवैलेंट कैरेक्टर के फॉर्म होंगे. साथ में एक और डिस्क्रिप्शन है. छोटा कटायन रहेगा तो चार्ज डेंसिटी छोटे कटायंस पे ज्यादा रहता है, बिकॉज चार्ज तो चलो उतना ही है, बट वॉल्यूम
कटायन का छोटे कटायन का वॉल्यूम छोटा रहेगा, तो कटायन का चार्ज डेंसिटी ज्यादा रहेगा अगर छोटा कटायन है. सो चार्ज डेंसिटी ऑन अ स्मॉल कटायन इज हाई. Because of that, the polarizing ability is also very high. अब polarizing ability मतलब ability of the cation to pull the electrons of an ion in the region in between the two nuclei. अगर ये छोटा कटायन है, इसका चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो एनायन का, अगर ये एनायन बड़ा है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को, अगर इसके एनायन बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड रहेंगे, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच के दोनों न्यूक्लियाई के बीच में लेकर आने का एबिलिटी छोटे कटायन का ज्यादा रहेगा, बिकॉज उसका चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, एंड दैट इज वाई उसका पोलराइजिंग एबिलिटी भी ज्यादा है. अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियाई के बीच में आते हैं तो ये कैरेक्टर कोवैलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर हो जाएगा. सो व्हेनेवर देयर इज अ स्मॉल कटायन एंड बिग एनायन, बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजिंग एबिलिटी ऑफ द स्मॉल कटायन, the electrons come in between the two nuclei, and the bond formed, even if it is an ionic bond, it will be having a high covalent character. So always keep in mind that small cation and big anion, they form covalent bonds. सबसे छोटा cation is Li plus and सबसे बड़ा anion is I minus. So Li जो रहेगा, this is going to be the most covalent in nature. इनफैक्ट लिथियम एक छोटा कटायन है बाय डिफॉल्ट, तो चाहे सामने कोई भी एनायन आएगा, Li प्लस के बारे में ऐसा कमेंट रहता है दैट इट फॉर्म्स मोस्टली कोवैलेंट बॉन्ड्स. सो या दैट्स द फर्स्ट रूल. छोटा कटायन बड़ा एनायन रहेगा तभी बॉन्ड्स ज्यादा कोवैलेंट रहेंगे. एंड फ्लिप साइड, अगर बड़ा कटायन लोगे छोटा एनायन ले लोगे, देखो बड़े कटायन में ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड रहेंगे, आउटर इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली हेल्ड इन अ बिग कटायन, सो दे विल बी इजीली डोनेटेड. एंड छोटे एनायन में ऐसा रहेगा, अगर ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट एंड सो ऑन, ऐसा रहता है कि इलेक्ट्रॉन अगर इनर ऑर्बिट्स में एक्सेप्ट होगा तो एनर्जी लिबरेटेड ज्यादा रहेगा. इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जितना नजदीक एक्सेप्ट होगा, एनर्जी लिबरेटेड विल बी हायर. अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में एक्सेप्ट होगा तो ज्यादा एनर्जी लिबरेट होगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन द सेकंड ऑर्बिट, कम एनर्जी लिबरेट होगा. इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड इन द थर्ड ऑर्बिट, और भी कम एनर्जी लिबरेट होगा. सो अगर एनायन छोटा है, इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज हाई. अगर एनर्जी लिबरेटेड हाई है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई है, तो एनायन का फॉर्मेशन ज्यादा स्टेबल रहेगा. इफ यू एमिट मोर एनर्जी, द सिस्टम बिकम्स मोर स्टेबल, बिकॉज रूल ये था कि एनर्जी अगर कम रहेगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा. अगर सिस्टम ने ज्यादा एनर्जी लिबरेट किया तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा एंड स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा. सो बेसिकली छोटे एनायन में इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेप्टेड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, energy liberated is high, मतलब electron gain enthalpy is high, so the stability is high. So electron will be accepted more readily when it is a small anion. So big cation donates electrons easily, small anion accepts electron easily. इनके केस में इलेक्ट्रॉन का complete transfer is very feasible, and that is why these tend to form an ionic bond. आयनिक बॉन्ड के लिए वही रिक्वायरमेंट था कि इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होना चाहिए, जो कि इजीली हो जाएगा अगर कटायन बड़ा और एनायन छोटा रहेगा. सो इस केस में आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन मिलेगा, दैट इज ड्यू टू द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द बिगर कटायन एंड द हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ द स्मॉल एनायन. तो इवेंचुअली फजन रूल का दो ही टेक अवे रहेगा. एक ये टेक अवे है कि स्मॉल कैटायन एंड बिग आयन, स्मॉल कैटायन एंड बिग एनायन, दे टेंड टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, whereas big cation and small anion, they tend to form ionic bonds. So yes, keep that in mind. And बढ़ते हैं आगे. अगर alkali metals का solution बनाओगे in liquid ammonia, तो इसका blue color रहता है, and the blue color is due to the ammoniated electrons. इसका reaction लिखोगे. So take the metal. This could be any alkali metal. Plus हमें करना है ammonia. Let's take X plus Y NH3. इसमें से X NH3 that will form a complex with the metal. So we get M, then NH3X, and the whole complex will have a positive charge because the metal will donate the electron, and that electron will be accepted by Y NH3 particles. So NH3Y, and ये negative charge रहेगा. So these are the ammoniated electrons, and because of these ammoniated electrons, the color of group 1 elements in ammonia, solution अगर बनाओगे group 1 elements का in liquid ammonia, the solution will have a blue color. Like I said, it is due to the presence of
these ammoniated electrons. So ये एक फैक्ट है. Now because of these unpaired electrons, अगर unpaired electrons present रहते हैं तो नेचर पैरामैग्नेटिक रहता है. तो यहां पर भी सोल्यूशन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से सोल्यूशन का नेचर पैरामैग्नेटिक रहेगा. अगर इन सोल्यूशंस को ऐसे ही रहने दिया, मींस ऑन स्टैंडिंग these solutions will liberate hydrogen gas. मतलब ये जो प्रोडक्ट्स बने थे, ये प्रोडक्ट्स फर्दर रिएक्ट करेंगे, they will form MnH2, means it forms the amide of the corresponding metal, plus it gives out hydrogen gas. So on standing these solutions liberate hydrogen gas. अगर इन solutions का concentration बढ़ा दिया, in concentrated solutions the blue color is going to disappear, it will change to bronze. ऐसा इसलिए because सबसे पहले तो blue color आ रहा था because of ammoniated electrons. अगर solutions को concentrate कर देंगे तो ये plus और ये minus का complex एक दूसरे के साथ connect हो जाएगा और it will form a cluster. एंड आफ्टर क्लस्टर फॉर्मेशन यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का प्रेजेंस रहेगा नहीं, तो एक तो ब्लू कलर भी नहीं रहेगा, जो कलर आएगा वो ब्रॉन्ज कलर आएगा इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस. एंड बिकॉज देयर आर नो मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, द सॉल्यूशन विल बिकम डायमैग्नेटिक इन नेचर. सो दिस इज समथिंग अबाउट द सॉल्यूशंस ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स इन लिक्विड अमोनिया. ये सब फैक्ट्स याद रखना एंड बढ़ो आगे विद द नेक्स्ट थिंग. There are some uses of group 1 elements that are given. Actually एक पूरा पैराग्राफ दिया गया है, या शायद 2 पैराग्राफ से इन NCERT, बट इनमें से जो भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है वो मैंने यहाँ पर लिस्ट डाउन करके रखे हैं. सो या व्हाइट मेटल इज एन अलॉय ऑफ लिथियम एंड लेड. सो याद रखना लिथियम एंड लेड का जो भी अलॉय रहेगा दैट इज कॉल्ड व्हाइट मेटल. इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में नॉर्मली काफी ज्यादा हीट जनरेट होता है, तो इस हीट को कंट्रोल करने के लिए एक कूलेंट का रिक्वायरमेंट रहता है. सो एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लिक्विड सोडियम इज यूज्ड. तो लिक्विड सोडियम का एप्लीकेशन याद रखना, लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स. फर्दर KCl is one of the chemicals used as a fertilizer. डेफिनेटली फर्टिलाइजर में और भी बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, बट KCl का एक मेजर एप्लीकेशन इज KCl का एक मेजर एप्लीकेशन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर. KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, इसका एक प्रॉपर्टी है कि ये कभी भी किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड बना और हमें कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यूज करते हैं. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज वेरी एफिशिएंट इन एब्सॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड. सो ये एक प्रॉपर्टी याद रखनी है, दैट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन इज अ वेरी गुड अब्सॉर्बेंट. It has a very good absorbing property for carbon dioxide, and it will be used in reactions where carbon dioxide is formed and removal of carbon dioxide needs to be done. बढ़ो आगे. Cesium as well as potassium. Cesium and potassium photoelectric cells में यूज होते हैं for making the cathode material. कैथोड मटेरियल पे लाइट इंसिडेंट होता था एंड इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते थे. सीजियम एंड पोटेशियम दे हैव अ वेरी लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, ये प्रॉपर्टी सीजियम और पोटेशियम का काफी हाई रहेगा. मतलब ये प्रॉपर्टी रहेगा सीजियम एंड पोटेशियम का कि लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेंगे. इसलिए कैथोड्स इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स लाइक सीजियम एंड पोटेशियम. तो यस, ये कुछ एप्लीकेशंस थे ग्रुप 1 एलिमेंट्स के, इन्हें याद रखना एंड बढ़ो आगे विद सम मोर प्रॉपर्टीज. अगर ऑक्साइड्स का हाइड्रोलिसिस करोगे तो ऑक्साइड्स हमने देखा कि 3 टाइप के ऑक्साइड्स बनते हैं. मोनोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय लिथियम, पेरोक्साइड इज फॉर्म्ड बाय सोडियम, whereas the superoxide this is formed by potassium, rubidium and cesium. सो अगर मोनोक्साइड का मतलब लिथियम ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो सीधा सीधा LiOH मिल जाएगा. दे हैव रिटन इट एज 2m plus 2OH minus, but you can combine them and you can write it as 2LiOH. So simple. Lithium oxide undergoes hydrolysis to form LiOH, whereas peroxide का अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें NaOH तो मिलने ही वाला है. 2m plus 2OH minus can be thought of as 2NaOH. NaOH तो मिलने ही वाला है, बट साथ में एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिला दैट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड. एंड सिमिलरली अगर सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस करवा दोगे, एक प्रोडक्ट तो तुम्हें अपना हाइड्रोक्साइड मिलने ही वाला है, दिस 2m plus 2OH minus. अगर ये पोटेशियम था यू कैन कंसिडर इट एज 2KOH, बट साथ में जैसे इसमें सिर्फ LiOH मिला, इसमें NaOH के साथ एक एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट मिला, वैसे सुपर ऑक्साइड के हाइड्रोलिसिस में 2 एक्स्ट्रा बाई प्रोडक्ट्स मिलेंगे. एक मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एक मिलेगा O2.
तो इस तरीके के कुछ रिएक्शंस है फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड्स। रिएक्शंस याद रखना एंड बढ़ो आगे। लिथियम फ्लोराइड एंड सीजियम आयोडाइड, ये दो सॉल्ट्स है ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट्स विद हैलोजेंस। LiF एंड CSI, ये दोनों पानी में काफी कम सोल्यूबल है, बट इनका रीजन अलग है फॉर बीइंग लेस सोल्यूबल इन वाटर। जैसे LiF है, लिथियम के बारे में एक कमेंट ऐसा रहता है कि लिथियम एंड फ्लोरीन, इनफैक्ट नॉट लिथियम, फ्लोरीन के बारे में एक कमेंट ऐसा रहता है दैट बॉन्ड्स विद फ्लोरीन आर जनरली वेरी स्ट्रॉन्ग। ऐसा इसलिए बिकॉज फ्लोरीन एक छोटा एनायन है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होगा इन फ्लोरीन, इट विल बी एक्सेप्टेड क्लोजर टू द न्यूक्लियस, एनर्जी लिबरेटेड काफी ज्यादा रहेगा, तो जो बॉन्ड का स्टेबिलिटी रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स फॉर्म होंगे। एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि फ्लोरीन के साथ जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन आएगा तो ये काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो LiF का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, और LiF का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है मतलब इसका जो लैटिस एंथैल्पी रहेगा वो काफी ज्यादा रहेगा। लैटिस एंथैल्पी मतलब आयनिक कंपाउंड्स को कंप्लीटली ब्रेक करके गैसियस आयंस में सेपरेट करने का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। So because the bonds in LiF are very strong, the lattice enthalpy is very high, and because lattice enthalpy is high, इसका lattice break करने के लिए energy requirement काफी ज्यादा रहेगा। So because energy requirement is very high, the solubility in water is going to be less. So the fact is LiF का low solubility in water is because of the high lattice enthalpy of LiF. And the other fact to remember is फ्लोरीन के साथ जो भी बॉन्ड्स बनेंगे दे आर जनरली गोइंग टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट। फर्दर अगर CSI के बारे में बात करेंगे, अब CS भी बड़ा कैटायन, I भी बड़ा एनायन, इनका बॉन्ड काफी वीक रहता है, एंड इफ द बॉन्ड इज वीक इट विल ब्रेक इजीली। इफ द बॉन्ड कैन बी ब्रोकन इजीली तो सोल्यूबिलिटी तो ज्यादा होना चाहिए था, बट CS प्लस एंड I माइनस ये बड़े कैटायन और बड़े एनायन है, तो इनका जो चार्ज डेंसिटी रहेगा वो कम रहेगा। चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता था, चार्ज डेंसिटी कम है, चार्ज डेंसिटी पर डिपेंड करता था हाइड्रेशन एंथैल्पी। अगर चार्ज डेंसिटी कम है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी भी कम ही रहेगा, एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी अगर कम है तो हाइड्रेट फॉर्मेशन का टेंडेंसी भी कम रहेगा। अगर हाइड्रेट फॉर्म नहीं किया तो इनका सोल्यूबिलिटी इन वाटर कम रहेगा। सो द लो सोल्यूबिलिटी ऑफ CSI इन वाटर इज ड्यू टू द लो हाइड्रेशन एंथैल्पी of the big cation CS plus and the big anion I minus. So इनका बॉन्ड तो वीक रहेगा, the bond will be broken easily, but hydration enthalpy कम होने की वजह से CSI का solubility पानी में कम रहेगा। Basically LiF and CSI both are less soluble in water. LiF के low solubility का reason is the high lattice enthalpy of LiF, and CSI का low solubility in water इसका reason है low hydration enthalpy of the big cation CS plus and the big anion I minus. इसे as a fact याद रखना एंड बढ़ो आगे। We have to talk about stability of carbonates and hydrogen carbonates. अब ऐसा रहता है कार्बोनेट मतलब CO3 minus 2 and hydrogen carbonate मतलब HCO3 minus. These both are big anions. As a fact ये भी याद रखो that big cations are required to stabilize big anions. Big cations effectively stabilize big anions. एक ऐसा भी लॉजिक तुम याद रख सकते हो दैट साइज डिफरेंस अगर ज्यादा रहेगा, अगर दो एटम्स है या दो ग्रुप्स है इनके बीच में साइज डिफरेंस जितना कम रहेगा बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो साइज डिफरेंस इज लेस, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज हाई, एंड साइज डिफरेंस अगर ज्यादा रहेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा। फॉर अ हायर साइज डिफरेंस द बॉन्ड्स आर वीकर, एंड फॉर अ लेसर साइज डिफरेंस आइडेंटिकल साइज के एलिमेंट्स अगर बॉन्ड फॉर्म करेंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। अगर ये एनायंस है, एनायंस बड़े हैं, द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट एनायंस आर बिग इन साइज, तो इनके साथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स तब फॉर्म होंगे जब बड़े कटायंस रहेंगे। छोटे कटायंस इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकेंगे विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। बड़े कटायंस कहां पर मिलेंगे? दे विल बी ऑब्टेन्ड एज यू गो डाउन द ग्रुप। तो डाउन द ग्रुप द बॉन्ड्स फॉर्म्ड विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट will be stronger and stability of carbonates and hydrogen carbonates will increase down the group. यही बात हमने यहां पर लिखी है, stability of carbonates and hydrogen carbonates will increase down the group. So yeah, ये एक फैक्ट रहेगा। डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ा तो टॉप ऑफ द ग्रुप पर स्टेबिलिटी कम रहेगा। सो लिथियम कार्बोनेट इज द लीस्ट स्टेबल एंड इट डिकम्पोजेस वेरी इजिली।
अगर लिथियम कार्बोनेट लोगे Li2CO3 तो थोड़ा सा भी हीटिंग करके ये डिकम्पोज हो जाएगा, गिविंग यू द लिथियम मोनोक्साइड, एंड जो बाकी का पार्ट है वो CO2 बन के बाहर आएगा। इनफैक्ट लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में कमेंट ऐसा है दैट लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नेवर एग्जिस्ट्स इन द सॉलिड फॉर्म। जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है NaHCO3 या KHCO3, ये सारे हाइड्रोजन कार्बोनेट्स दे डू एग्जिस्ट इन द सॉलिड फॉर्म, बट लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट स्पेसिफिकली ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसे अगर पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो पानी में एक्वियस सोल्यूशन में वो एग्जिस्ट करेगा। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विल एग्जिस्ट ओनली इन द एक्वियस सोल्यूशन। ये स्पेलिंग गलत हो गया है, इट इज AQUEOUS। सो यस, एक्वियस सोल्यूशन में LiHCO3 लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, this will exist in the aqueous solution but it will not exist as a solid form. So yeah, these are some more facts regarding carbonates and hydrogen carbonates. And बढ़ते हैं आगे। The next is something called anomalous properties of lithium. अभी हर ग्रुप का जो पहला एलिमेंट है वो बाकी ग्रुप मेंबर्स के कंपेयर में थोड़ा सा डिफर करता है। इसके बारे में एक्सटेंसिवली NCERT में लिखा गया है। सो डेफिनेटली रीड द एंटायर सेक्शन अबाउट anomalous properties of lithium. इस सेक्शन में कुछ रिएक्शंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो यहाँ पर लिख के रखे हैं। सो रिएक्शंस देख लो, लिथियम नाइट्रेट एंड बाकी ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनके नाइट्रेट्स का जो रिएक्शन रहेगा और यू कैन से उनका जो रिस्पॉन्स रहेगा टुवर्ड्स हीटिंग, ये दोनों का डिफर कैसे करेगा वो देखना है। सो लिथियम नाइट्रेट को अगर हीट करेंगे तो Li2O मतलब करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड मिलेगा, यू विल गेट NO2 एंड यू विल गेट O2। ये रिएक्शन एकदम परफेक्टली याद रखना। वेरएज अगर सोडियम नाइट्रेट बाकी ग्रुप के किसी भी नाइट्रेट को, फॉर एग्जांपल अगर सोडियम नाइट्रेट का हीटिंग करेंगे तो सोडियम नाइट्रेट का हीटिंग करके हमें मिलेगा सोडियम नाइट्राइट, NO2 is called nitrite, NO3 is called nitrate. So we get sodium nitrite and liberation of oxygen. यहां पे हमें कोई NO2 मिला नहीं। So lithium nitrate का हीटिंग करके हमें NO2 मिलता है, whereas सोडियम नाइट्रेट का हीटिंग करके हमें NO2 नहीं मिलता है। द फुल रिएक्शन सर, लिथियम नाइट्रेट का हीटिंग किया तो Li2O मिला, NO2 मिला एंड O2 मिला, whereas सोडियम नाइट्रेट का हीटिंग करके सोडियम नाइट्राइट मिला एंड O2 का लिबरेशन मिला। सो ये कुछ रिएक्शंस है, इन्हें याद रखना। बाकी एवरीथिंग एल्स अबाउट anomalous properties of lithium do read it from NCERT for a better knowledge। बढ़ो आगे। डायगोनल रिलेशनशिप, लिथियम क्या, अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो लिथियम बेरिलियम के बाद पूरा तुम्हारा पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है। नेक्स्ट रो में आता है सोडियम मैग्नीशियम। अब यहां पे ऐसा रहता है पीरियोडिक टेबल में कि डायगोनल एलिमेंट्स के बीच में काफी बार सिमिलैरिटीज रहते हैं। द सिमिलैरिटीज आर बिकॉज ऑफ सिमिलर आयनिक साइजेस एंड सिमिलर चार्ज बाय रेडियस रेशियो। सो लिथियम शोज अ डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम। कुछ प्रॉपर्टीज लिथियम एंड मैग्नीशियम के आइडेंटिकल रहते हैं। I have written some of them over here. So one of the similarities is lithium and magnesium, इन दोनों के कार्बोनेट्स काफी कम स्टेबल रहता है। इसके बारे में हमने अभी अभी बात किया था that lithium के carbonates and hydrogen carbonates are not very stable because carbonates and hydrogen carbonates का stability down the group increases, so at the top of the table stability is going to be the minimum. So जैसे lithium का कार्बोनेट्स कम स्टेबल रहता है, वैसे मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स भी काफी कम स्टेबल रहता है, and both of them will decompose giving you carbon dioxide and the corresponding oxide. So even for MgCO3 का अगर हीटिंग करेंगे तो हमें मिलेगा MgO plus CO2 because the carbonates are less stable. Similarly the hydrogen carbonates also are less stable. In fact जैसे लिथियम सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं करता, वैसे मैग्नीशियम भी सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म नहीं करता। दिस इज अ सिमिलर प्रॉपर्टी or a similarity that is seen between lithium and magnesium. Both of them are deliquescent, that is water absorbing, and they have a very high ability to form the hydrates. हाइड्रेट फॉर्मेशन के बारे में भी हमने डिस्कस किया दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस। मतलब लिथियम का एट द टॉप ऑफ द टेबल हाइड्रेशन एंथैल्पी काफी ज्यादा रहेगा। अगर लिथियम के सॉल्ट के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल LiCl का हाइड्रेट फॉर्मेशन होता है एज LiCl.2H2O। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, अब मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 रहेगा बिकॉज इट बिलोंग्स टू ग्रुप 2, सो MgCl2 का हाइड्रेट फॉर्मेशन रहेगा एज MgCl2.8H2O। सो बोथ ऑफ देम आर deliquescent. Deliquescent means they have a very high ability of absorbing water, and because they absorb water they have a very high ability to form hydrates. ये तुम्हारा लिथियम क्लोराइड का हाइड्रेट
और ये तुम्हारा मैग्नीशियम क्लोराइड का हाइड्रेट। सो दीज वर सम प्रॉपर्टीज आई फेल्ट वर इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। बाकी इस डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में काफी सारे पॉइंट्स काफी डिटेल में एनसीईआरटी में दिए गए हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड इस सेक्शन को भी एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेना फॉर हैविंग अ कंप्लीट नॉलेज। बढ़ो आगे। The next thing to discuss in group 1 elements is the important compounds formed by the group 1 elements. The first compound is washing soda. Washing soda is also called sodium carbonate and the compound is Na2CO3. Lewis dot structure रहेगा as C double bond O, single bond ONA and single bond ONA. ऑक्सीजन के हर जगह पे दो बॉन्ड्स बने हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स बाकी रहेंगे इन द फॉर्म ऑफ 2 लोन पेयर्स. Similarly 2 lone pairs here and 2 lone pairs here. So that's the Lewis dot structure of Na2CO3 which is sodium carbonate also called washing soda. इसका जो preparation है it happens by a process called Solvay process. Solvay process के reactions important है तो अच्छे से learn कर लेना. Solvay process में we make a solution of ammonia in water. Ammonia in water के solution में हम pass करेंगे carbon dioxide gas. So that carbon dioxide, water and ammonia. When you pass carbon dioxide gas through an aqueous solution of ammonia, they will undergo a reaction forming ammonium carbonate. कार्बोनेट्स का एक जनरल प्रॉपर्टी है कि कार्बोनेट फॉर्म करने के बाद अगर तुमने और भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो करस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म होगा। जैसे अमोनियम कार्बोनेट का जो सोल्यूशन बना अमोनियम कार्बोनेट इनके रिएक्शन से बन गया वो सोल्यूशन में ही रहेगा। अगर इस अमोनियम कार्बोनेट के सोल्यूशन में और कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तो वही वाटर के प्रेजेंस में ये सब रिएक्शन अंडरगो करेंगे टू फर्दर फॉर्म अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सो यू गेट अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इसका रिएक्शन फर्दर हमें करवाना होगा विद NaCl। सो NaCl में NH4Cl forms ammonium chloride and the leftover part NaHCO3 that forms sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, ये सोडियम बाइकार्बोनेट पानी में सोल्यूबल रहता नहीं है, इट इज इनसोल्यूबल इन वाटर। अगर ये इनसोल्यूबल इन वाटर है तो ये अपना प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड प्रेसिपिटेट को हम फिल्टर आउट कर सकते हैं। आफ्टर फिल्टरिंग आउट द प्रेसिपिटेट ऑफ NaHCO3, NaHCO3 का हम हीटिंग करते हैं। When NaHCO3 is heated, तो यहां से हमें मिलता है Na2CO3। बैलेंसिंग ठीक से देख लेना, मैंने 2 बाद में लिखा था। So Na2CO3 and the leftover products come out as CO2 and H2O. And ये तुम्हारा फाइनल मेथड रहेगा फॉर फॉर्मिंग सोडियम कार्बोनेट एंड द प्रोसेस वी आर यूजिंग हियर इज कॉल्ड Solvay प्रोसेस। अब यहाँ पे जो NH4Cl मिला, that NH4Cl also can be made to react with calcium chloride. Sorry, not calcium chloride, calcium hydroxide. ऐसा करने से CaCl2 फॉर्म होगा। सो इफ यू जस्ट बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, CaCl2 यहां से आएगा, प्लस आएगा 2NH3 प्लस आई थिंक इट्स ओनली वाटर दैट इज लेफ्ट। सो अगर H2O लिखेंगे, H2O का यहां से OH का 2 आएगा, यहां से H का 2 आएगा, सो 2H2O। यस, सो इन द फाइनल सोल्यूशन NH4Cl बाकी रहेगा। अगर फाइनल सोल्यूशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH4Cl रिएक्शन अंडरगो करेंगे फॉर्मिंग कैल्शियम क्लोराइड। अमोनिया वापस रीजेनरेट हो जाएगा। तो जो अमोनिया का रिक्वायरमेंट स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन में था वो तुमने रीजेनरेट कर लिया फ्रॉम NH4Cl एंड दैट अमोनिया कैन बी रीयूज्ड फॉर फर्दर रिएक्शन। तो ये इस प्रोसेस का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो बाई प्रोडक्ट मिला उसका तुम वापस रिएक्टेंट बना पाओगे एंड रिएक्टेंट को यूज अप कर पाओगे फॉर फर्दर रिएक्शन टू टेक प्लेस। So yeah, that's about Na2CO3 that is sodium carbonate and उसका manufacture by Solvay process। बढ़ते आगे with the properties of sodium carbonate। Sodium carbonate will exist as a decahydrate that is Na2CO3 dot 10H2O। अगर इसका हीटिंग करेंगे above 375 Kelvin तो सबसे पहले ये अपना 9 water molecules लूज करेगा and it will form the monohydrate that is Na2CO3 dot H2O एंड जो 9 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो निकल गए। सो आई कैन राइट -9H2O ओवर हियर। अगर इसका और हीटिंग करेंगे अबव 375 केल्विन
So when you heat the monohydrate over 375 Kelvin, it will form simply Na2CO3. All the water of crystallization will be lost and you get anhydrous sodium carbonate. This anhydrous sodium carbonate is also called soda ash. जो aqueous solution बनेगा Na2CO3 का, ये alkaline रहेगा due to hydrolysis. Na2CO3 के बारे में comment करें तो ये तुम्हारा salt है of strong base, that is NaOH, and strong acid, and weak acid, that is H2CO3. हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में इसके बारे में पढ़ाई किया था कि सॉल्ट जब भी स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड का बनेगा तो स्ट्रॉन्गर कंपोनेंट डिटरमाइन करेगा कि सोल्यूशन का नेचर क्या रहेगा. इफ इट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, द सोल्यूशन विल बी बेसिक, मींस द सोल्यूशन विल बी अल्कलाइन ड्यू टू हाइड्रोलिसिस. सिमिलरली अगर मान लो वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट बनता तो सोल्यूशन एसिडिक रहता. सो दैट्स अबाउट हाइड्रोलिसिस. क्योंकि Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, इसलिए जो एक्वियस सोल्यूशन बनेगा Na2CO3 का, ये अल्कलाइन रहेगा. नाउ रिगार्डिंग द सॉल्वे प्रोसेस, एक और कमेंट ध्यान में रखना, अगर हम Na2CO3 बना सकते हैं बाय द सॉल्वे प्रोसेस, कैन वी मेक K2CO3 बाय द सॉल्वे प्रोसेस? सो द आंसर इज नो. यू कैन नॉट मेक K2CO3 बाय द सॉल्वे प्रोसेस बिकॉज इस प्रोसेस में ये NaHCO3 जो मिला था वो पानी में इनसोल्यूबल था. Because it was insoluble in water, that is why you were able to separate it by filtration, and फिर उसका हीटिंग करके तुम्हें Na2CO3 मिला. सॉल्वे प्रोसेस में अगर पोटेशियम यूज करने का ट्राई करोगे तो जब यहाँ पर KHCO3 मिलेगा, KHCO3 इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ये तुम्हारा वाटर सोल्यूबल रहता है, सो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा. अगर ये प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा तो फिल्टर करके KHCO3 को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं रहेगा. एंड बिकॉज यू कैन नॉट सेपरेट KHCO3 तो उसका हीटिंग करके K2CO3 बनाना भी पॉसिबल नहीं रहेगा, जो कि NaHCO3 में पॉसिबल था. So because KHCO3 is water soluble, you cannot make K2CO3 by the Solvay process. Keep that comment in mind, and we continue further with the further compounds. Sodium chloride is NaCl. NaCl का मेजर सोर्स रहेगा सी वाटर, एंड सी वाटर में सिर्फ सोडियम क्लोराइड नहीं रहता, बाकी सॉल्ट्स भी रहते हैं. तो सोडियम क्लोराइड में जो मेजर इंप्योरिटीज प्रेजेंट रहते हैं, दे आर मैग्नीशियम क्लोराइड विच इज MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड विच इज CaCl2, कैल्शियम सल्फेट दैट इज CaSO4, एंड सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4. अगर सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाई करना रहेगा, इन इंप्योरिटीज को सेपरेट करना है, सोडियम क्लोराइड को प्यूरिफाई करना है, तो हम एक एक्वियस सोल्यूशन बनाते हैं एंड वी मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ऑल दीज सॉल्ट्स. इस सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस पास करते हैं. दिस इज अ मिस्टेक हियर, क्लोरीन गैस नहीं रहता है, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का गैस पास करता है. सो मेक दैट करेक्शन. सो यस, वी मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ऑल द सॉल्ट्स इन वाटर. इस सोल्यूशन में HCl गैस पास करने से सोल्यूशन में Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है. अब NaCl का डिसोसिएशन कंसिडर करोगे, so NaCl will dissociate giving Na plus Cl-. अगर Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा जब HCl गैस पास करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, मतलब Na plus एंड Cl- will combine forming NaCl. ये NaCl सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होगा एंड वी आर एबल टू गेट NaCl. अब फैक्ट ये है कि MgCl2 एंड CaCl2 का जो सॉल्युबिलिटी है वो काफी ज्यादा है कंपेयर टू NaCl. तो पहले प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा NaCl का, सो वी पास HCl गैस, Cl- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, Cl- Na के साथ कंबाइन होकर NaCl का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा एंड वी कैन सेपरेट आउट दैट प्रेसिपिटेट. whereas MgCl2 एंड CaCl2 एंड इवन द अदर सॉल्ट्स, इनका सोल्युबिलिटी NaCl से ज्यादा होने की वजह से ये सोल्यूशन में बने रहेंगे. सो दे विल स्टे इन द सोल्यूशन, NaCl विल प्रेसिपिटेट एंड NaCl का प्रेसिपिटेट हम फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं. सो या, दैट इज द मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग NaCl. इट इज प्रेसिपिटेटेड from a saturated solution by passing not chlorine gas, HCl hydrogen chloride gas. इससे Cl- बढ़ेगा, Na plus एंड Cl- कंबाइन होंगे, NaCl का प्रेसिपिटेट बनेगा एंड जो बाकी इंप्योरिटीज थे ये पानी में ज्यादा सोल्यूबल थे कंपेयर टू NaCl, सो द अदर इंप्योरिटीज विल स्टे इन द सोल्यूशन, NaCl विल प्रेसिपिटेट एंड इसे फिल्टर करके हम सेपरेट कर सकते हैं. सो दैट्स अबाउट सोडियम क्लोराइड. बढ़ो आगे विद द नेक्स्ट कंपाउंड दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज NaOH. ये प्रिपेयर किया जाता है इन एन अपैरेटस कॉल्ड कास्टनर केल्नर सेल.
ये वर्ड याद रखना, ज्यादा पूछा गया नहीं है बट इट इज अ स्पेसिफिक वर्ड. सो अगर क्वेश्चन आ गया तो आई मीन इट कैन बी आस्क्ड बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेसिफिक वर्ड. So yeah, NaOH is produced in an apparatus called Kastner-Kellner cell and it is produced by the electrolysis of brine. Brine मतलब aqueous solution of sodium chloride, aqueous NaCl. Aqueous NaCl में present रहेगा Na plus and Cl minus. The electrodes that we use are mercury is used as cathode. यहां पर रिडक्शन होगा इसलिए इसको कैथोड कहा. एंड कार्बन और ग्राफाइट is used as the anode and anode इसलिए कहा because इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा. We can write down the reactions. So mercury cathode अगर सोडियम आएगा तो सोडियम Na plus will accept an electron and because mercury cathode था इनका रिएक्शन होके हमें मिलेगा सोडियम अमेल्गम. ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, तो ये आया था कार्बन या ग्राफाइट इलेक्ट्रोड पे, मतलब एनोड पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ था वहां से. सो Cl माइनस at the graphite or the carbon electrode was forming half Cl2 and giving away an electron. So this electron was accepted by Na plus at the mercury cathode and they were both reacting and forming sodium amalgam. Overall reaction देखेंगे तो इन दोनों को एड अप करना पड़ेगा. इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट पे कैंसिल होगा. Na plus and Cl minus added together give NaCl plus Hg भी आएगा. On the right we will have half Cl2. You should know chlorine gas is liberated at the anode plus जो बाकी का पार्ट मिला that is sodium amalgam. Sodium amalgam is made to react with water. So sodium amalgam plus H2O. इसमें से तुम्हारा मर्क्यूरी लिबरेट हो जाएगा. सोडियम एंड H2O को ब्रेक करो एज H and OH. So OH will combine with Na, that will give NaOH, and the leftover H will come out in the form of hydrogen gas. So balancing में लिखना होगा half H2. ये तुम्हारा रिएक्शन होगा of sodium amalgam with water and by that reaction you are obtaining NaOH. So ये तुम्हारा NaOH का obtain करने का रिएक्शन. NaOH के सॉलिड क्रिस्टल्स जो रहता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड क्रिस्टल्स, इन्हें अगर एटमॉस्फेयर में ऐसे ही एक्सपोज कर देंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये क्रिस्टल्स रिएक्ट करेंगे एंड द रिएक्शन विल बी NaOH प्लस CO2 दैट गिव्स Na2CO3 प्लस H2O. अगर बैलेंसिंग करोगे तो Na2 था तो यहां पर 2 NaOH लगेगा. एंड यस, दैट इज हाउ the sodium hydroxide crystals will react with carbon dioxide in the atmosphere. इसलिए NaOH crystals को कभी भी ओपन में छोड़ते नहीं है, इसे एक बॉटल में बंद करके रखते हैं एंड वी एंश्योर दैट कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा अंदर ना जाए because if carbon dioxide goes inside, if NaOH crystals come in contact with carbon dioxide, this is the reaction they are going to undergo. So yeah, that is something about sodium hydroxide. And बढ़ते हैं आगे with the next compound. This is the last compound we need to study, that is sodium hydrogen carbonate, also called baking soda. Sodium hydrogen carbonate is NaHCO3 and जैसे हमने पहले भी पढ़ा, अगर कार्बोनेट में और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है. सो Na2CO3 में, Na2CO3 के सोल्यूशन इन वाटर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे तो इससे तुम्हें फॉर्मेशन मिलेगा 2NaHCO3 का, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट. So yeah, sodium bicarbonate is produced by passing carbon dioxide gas through a solution of sodium carbonate. इसे हम केक्स में एंड बाकी फूड्स में यूज करते हैं. अगर हमें वो फ्लफीनेस चाहिए जो केक में रहता है तो फ्लफीनेस आता है बिकॉज इसका हीटिंग करने से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड ड्यूरिंग द बेकिंग प्रोसेस गिव्स फ्लफीनेस to the food items like cakes and any other food product जिसमें तुम NaHCO3 यूज करते हो for baking purpose. So NaHCO3 like Na2CO3 was washing soda, NaHCO3 is also called baking soda. The reaction is 2NaHCO3. अगर हीटिंग करोगे it's the very reverse of the first reaction. So यहाँ से तुम्हें मिलेगा Na2CO3 plus H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड. ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो फूड्स को एक फ्लफी नेचर देता है. सो दैट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन ऑन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. वी आल्सो कॉल इट सोडियम बाइकार्बोनेट. सो यस, ये सारे नाम याद रखना. एंड बढ़ते हैं आगे. ह्यूमन बॉडी में सोडियम एंड पोटेशियम कहां प्रेजेंट रहते हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए. सोडियम कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल इज हाई. सेल्स के अंदर और बाहर
सोडियम एंड पोटेशियम का एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन रहता है और ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट जरूरी रहता है फॉर सर्टेन बायोलॉजिकल रिएक्शंस। सो सोडियम का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सेल के बाहर ज्यादा रहता है एंड सेल के अंदर कम रहता है, वेरएज सेल्स के अंदर पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहता है, पोटेशियम K+, सोडियम Na+। पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा रहेगा एंड आउटसाइड द सेल पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा। तो ये सोडियम पोटेशियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा और कम कहां पे रहेगा, इतना नॉलेज रखना दैट सोडियम इसका इनसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन लो रहेगा, आउटसाइड द सेल कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा एंड K+ का कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल हाई रहेगा एंड आउटसाइड द सेल लो रहेगा। So that is something about the biological presence of sodium and potassium. With that, I am done with discussing everything that I wanted to discuss in this video. I hope that the contents of this video have been someplace somewhere helpful to you in your preparations. Thank you for watching.